लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी गंवार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हेमंत ऋतु की संध्या थी। अस्ताचल पर लटकते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों को एक अपूर्व शोभा प्रदान कर रही थीं। इसी समय मंगलपुर गांव के जमींदार पंडित रामाधीन पाठक वायु सेवन के लिए निकले। पाठक जी की वयस 44-45 वर्ष के लगभग होगी। नाटे परंतु गठे हुए शरीर के आदमी थे। वर्ण गेहुआ, आंखें बड़ी और उबली हुई, छोटी मूछें। शरीर पर बंद गले का ऊनी कोट, धोती, सिर पर ऊनी फोल्डिंग टोपी, पैरों में फुल स्लीपर, हाथ में बांस का मोटा डंडा। पाठक जी के पीछे पीछे एक गुड़ैत कंधे पर लंबी लाठी रखे अपने देहाती जूतों से चर्रे मर्रे शब्द करता हुआ चल रहा था। घूमते घूमते पाठक जी खेतों के मध्य में आम तथा महुए के वृक्षों से घिरी हुई भूमि पर पहुंचे। इस भूमि पर एक बड़ा कुआं था जिससे खेत सींचने का काम लिया जाता था। कुएं से हटकर निकट ही एक फूस की झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने धूनी लगी हुई थी। पाठक जी के इस स्थान पर पहुंचते ही कुछ दूर पर खेतों की मेड़ से लपक कर आता हुआ एक वृद्ध किसान दिखाई पड़ा। गुड़ैत किसान को देखकर पाठक जी से बोला, शिवनाथ काका आ रहे हैं। पाठक जी ने केवल हूं कहकर गुड़ैत की बात का समर्थन किया। शिवनाथ काका जब पाठक जी के निकट पहुंच गए तो बोले, पालांगो पंडित जी। पाठक जी ने किंचित मुस्कुराकर कहा, आनंद रहो, काहे को दौड़े आए ठाकुर, अपना काम करते रहते। कौन काम है, एक तो मालिक कभी कभी फेरा करते हैं, काम तो लगा ही रहता है। सरकार रोज रोज थोड़ी ही आते हैं। ये कहता हुआ वृद्ध किसान लपक कर अपनी झोपड़ी में घुस गया और एक छोटी सी चारपाई निकाल लाया। खुली जगह में चारपाई बिछाकर बोला, आओ सरकार, थोड़ा सुस्ता लो। तुम तो बड़ी तकलीफ करते हो ठाकुर। कौन तकलीफ है नंबरदार, सरकार के दर्शन हो गए, सुख मिला, तकलीफ का कौन काम। पाठक जी चारपाई पर बैठ गए और चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए बोले, तुम्हारी खेती तो अच्छी है ठाकुर, तुम परिश्रम भी तो बहुत करते हो। गुड़ैत बोल उठा, 4 आदमियों का काम ये अकेले करते हैं मालिक, गांव छोड़े यहां जंगल में पड़े रहते हैं। हाँ भाई शिवनाथ सिंह, तुम गांव में क्यों नहीं रहते? बस्ती में चित्त नहीं लगता सरकार, हमें यहीं अच्छा लगता है। लड़के बहुत जिद करते हैं कि घर चलकर रहो, पर हमारा वहां चित्त ही नहीं लगता। घर में बहू बेटियां हैं, बहुत संकोच होता है। भीतर जाओ तो खंखार कर जाओ। बहू बेटियां घूंघट काढ़े काढ़े दिख होती हैं, इससे यहीं अच्छा है। चाहे नंगे पड़े रहो, कोई संकोच नहीं। जब से इनकी घरवाली का पीछा हुआ तब से यहीं रहने लगे। घरवाली मरे पीछे शायद 4-5 महीने घर में रहे हो। काहे काका? गुड़ैत ने कहा, हाँ 6 महीने रहे थे। तीज त्योहार के दिन गांव जाते हैं, सो भी जरा देर को। तुम्हें यहां डर नहीं लगता? कौन डर है, यहां धरा ही क्या है। बाघ भेड़िए यहां है नहीं, फिर डर काहे का? भूत प्रेत का? अरे सरकार, हम खुद भूत प्रेत हो रहे हैं, प्रेत हमारा क्या कर सकता है। एक दिन महंगू रात में इधर से गांव की ओर जा रहा था। हम खेत से आ रहे थे, अंधेरा घुप था, सो हमें देखकर सरकार वो भागा। हम समझे कोई चोर है, हमने ललकारा तो वो और जान लेकर भागा। दूसरे दिन आकर हमसे बोला, काका तुम थे, हमें मालूम न था, हम तो कल डर गए कि न जाने कौन बला है। सो सरकार, यहां तो हम ही भूत प्रेत हैं। पाठक जी हंसते हुए बोले, बात तो ठीक कहते हो। इसी समय एक 23-24 वर्ष का युवक एक पीतल की थाली कपड़े से ढकी हुई लेकर पहुंचा। शिवनाथ सिंह बोला, जाओ बाबुआ, भीतर ढककर धराओ, तसला ढांक देना। खाना घर से ही आता है? हाँ, इस बखत पराठे बनकर आ जाते हैं, शिवनाथ सिंह ने कहा। और सवेरे? सवेरे कभी यहीं रोटी दाल बना लेते हैं, कभी गुड़ खाकर रह जाते हैं। अलसा जाते हैं तो नहीं बनाते, गुड़ खा लिया, सत्तू खा लिया। अब कौन खाना सरकार, पेट भरना है। आपके चरणों की दया से बहुत खाया पिया, अब ये लड़के खाएं पिए, हमें तो पेट भरने से मतलब है। युवक थाली रखकर बाहर आ गया। वो बोल उठा,
हम तो बहुत कहते हैं सरकार घर पर रहो, पर ये मानते ही नहीं। घर पर क्या रहे, क्या धरा है घर पर? कोई बात करने वाला भी तो हो। बहुएं बेचारी और परेशान रहती हैं, खुलकर उठने बैठने नहीं पाती। हम भी बंधे से रहते हैं। यहाँ रहने से हमें भी आराम है। ये अच्छा या वहां रहकर तकलीफ उठाना अच्छा? और सब लोग रहते हैं या नहीं? वे सब कैसे रहते हैं? युवक बोला। रहते होंगे, उन्हें अच्छा लगता है, रहते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता। अब सरकार, इन्हें हमारे यहाँ रहने से इतनी परेशानी है कि यहाँ इस बखत खाना पहुंचाना पड़ता है, बस इतनी सी बात के लिए ये हमें वहां रखना चाहते हैं। हमें कौन परेशानी है? हमें कहो तो दिन में 4 दफे आवे जावे और आते जाते ही है। घर में थोड़े ही पड़े रहते हैं, काम तो यही है। युवक ने कहा। गुड़ैत बोल उठा। देखो बबुआ, एक बात तो हम भी कहेंगे। काका के यहाँ रहने से तुम्हारी खेती गांव ऊपर रहती है। इतना गल्ला सरकार गांव में किसी के खेतों में नहीं होता जितना इनके खेतों में होता है। सो बात क्या है? काका यहाँ हर समय मौजूद रहते हैं। क्या मजाल जो घास का अंकुर भी खेतों में जम जाए। हर बखत खुरपी लिए घूमा करते हैं। रात में इनके मारे कोई जानवर भी नहीं आने पाता। रात भर में 4 दफे उठकर चक्कर लगाते हैं। अरे मेकू भैया, तब भी नुकसान हो ही जाता है। परसों सूअर हमारी शकरकंद खा गए। ऐसा रंज हुआ कि क्या कहें। कहाँ तक पहरा दें? सूअरों के मारे नाक में दम है। हमारे मालिक ब्राह्मण ठहरे, शिकार करते नहीं। नहीं तो बंदूक है ही है। किसी दिन रात में यहां बैठ जाए और 2-1 को लुढ़का दे, बस फिर ना आवे। आधा बिसुआ शकरकंद खोद के खा गए। तो शकरकंद खुदवा लो, अब तो खुदवाने का समय आ गया। मैं को गुड़ैत बोला। हाँ, अब सिंचाई से छुट्टी पाई है, कल परसों खुदाई लगाएंगे। पाठक जी उठकर बोले। अच्छा, अब चलेंगे ठाकुर? अच्छा मालिक, कभी कभी दर्शन दे जाया करो। 2-4 बरस के मेहमान और हैं। सो काका, अभी तुम बहुत जियोगे? मैं को बोला। अरे भैया, अब कौन भरोसा। जब तक चलते हैं चलते हैं। चरण छुओ पंडित जी। आनंद रहो, कहकर पंडित जी चल दिए। कुछ दूर चलकर मैकू पाठक जी से बोला। बड़ा मेहनती बुढ़ा है, रात दिन भूत की तरह जुटा रहता है। इसी के बल पर इतनी बड़ी खेती चल रही है। और बात का बड़ा खरा है, लगान सबसे पहले जमा कर देता है। हाँ सरकार, ये बात तो है। पराया पैसा कभी नहीं रखता। और आमदनी भी तो है, सैकड़ों रुपए साल की पैदावार होती है। आमदनी से क्या होता है? गांव में और भी तो आमदनी वाले हैं, पर पराया पैसा देते दम निकलता है। ये तो नियत की बात है। ठाकुर, नियत का बड़ा साफ है। पाठक जी बोले। हाँ सरकार, नियत की तो बात ही है। शिवनाथ सिंह के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा वही था जो भोजन लेकर आया था। उसका नाम अर्जुन सिंह था। अर्जुन से छोटा निरंजन सिंह, जिसकी आयु 22 बरस के लगभग थी। सबसे छोटा शंकर सिंह, इसकी वयस 18 वर्ष के लगभग थी। शिवनाथ सिंह के बड़े भाई का भी परिवार था, जिसका रहन सहन खेतीबाड़ी सब पृथक थे। इस परिवार में केवल एक लड़का सुंदर सिंह, वयस 25 वर्ष के लगभग, उसकी माता तथा पत्नी थी। सुंदर सिंह के एक 4 वर्ष का पुत्र तथा एक 2 साल की कन्या थी। सुंदर सिंह शिवनाथ सिंह तथा उसके परिवार से द्वेष रखता था, क्योंकि शिवनाथ सिंह धन धान्य से सुखी था। यद्यपि सुंदर सिंह के पास भी खाने कमाने के लिए काफी भूमि थी, परंतु अपनी बुरी आदतों और लापरवाही के कारण उसकी आर्थिक अवस्था सदा शोचनीय रहती थी। शिवनाथ सिंह ने सुंदर सिंह को ठीक राह पर लाने का बड़ा प्रयत्न किया, पर जब उसे सफलता न मिली तो वो उसकी ओर से उदासीन हो गया। रात हो चुकी थी। सुंदर सिंह भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर अपने द्वार पर लगे हुए अलाव के निकट बैठा था। अलाव के चारों ओर गांव के 3-4 मनचले युवक भी बैठे थे। एक युवक कह रहा था। अब की तो तुम्हारी खेती गड़बड़ा गई सुंदर। क्या बतावे, बखत पर पानी नहीं दिया गया, इससे हल्की पड़ गई। और सच्ची बात यह है कि खेती में हमारा मन नहीं लगता। खेती करने में आदमी आदमी नहीं रहता, जानवर बन जाता है। हमारे काका को ही देख लो, उन्हें आदमी कौन कहेगा? उस दिन महंगुआ ने रात में उन्हें देखकर समझा कि कोई भूत है।
खेती में तो यार हमारा भी चित्त नहीं लगता, पर क्या करें, मजा तो शहर रहने में है। शाम को निकलो तो हर तरफ चमन दिखाई पड़ता है, बिजली की रोशनी जगमग जगमग होती है। सिनेमा देखो, बाजार घूमो। उस दिन हम शहर गए थे, सिनेमा भी देखा था, चित्त प्रसन्न हो गया। कहा भी तो है, शहर बसंते देवानाम, शहर में देवता रहते हैं। एक युवक बोला। और भी तो कहा है, गवई गांव मनुष्यानाम, पुरई पुरवा भूतानाम। दूसरा बोला, जैसे हमारे काका, वो मर के भूत ही होंगे। सुंदर ने कहा, अरे दादा रे, तब तो रात को उधर का रास्ता ही बंद हो जाएगा, भूत होके वहीं रहेंगे। तीसरे ने कहा। सब लोग खूब हंसे। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हास्यास्पद बना लेता है। कहावत तो ठीक है, देहात का जीवन भी कोई जीवन में जीवन है। लेकिन भैया किया क्या जाए, शहर में रहने के लिए पैसा चाहिए। हाँ भैया, सुंदर से कहते हैं कि शहर में चलकर रहो, वहीं कोई रोजगार करें। यहां तो नित्य सवेरे वही हल बैल और खेत। दिन भर खेतों में काम करो, शाम को घर आकर खाओ पियो और सो रहो। अब इस समय शहर में क्या बहार होगी, यहां अभी से उल्लू और गीदड़ बोलने लगे। यार क्या बतावे, हमारी तो बड़ी इच्छा है, पर इस समय पैसे से तंग है। 2-400 अपने काका से ले लो, कमा के दे देना। काका एक धेला दीवाल नहीं है, सुंदर ने कहा। कहे नहीं देंगे, अपने खेत उन्हें दे दो, तब तो देंगे। हाँ भैया, ये तो उमाशंकर भैया ने ठीक कहा, खेत दे दोगे तो अवश्य दे देंगे। खेतों पर तो दूसरा भी दे देगा, काका ना दें तो ना दें। सुंदर कुछ क्षण सोचकर बोला, हाँ भैया, ये तो तुमने ठीक कहा, खेतों पर तो रुपया मिल जाएगा। कहो दोस्त, कैसी सूझी, ना कहोगे? अच्छा तो कल से ही कोशिश शुरू करो। शहर में रोजगार क्या करेंगे, ये भी तो सोच लो। अरे भैया, रोजगार की कमी है? मोहन को देख लो, गांव से चला गया, शहर में जाकर पान की दुकान खोली, धीरे धीरे दुकान जम गई। अब आजकल 2-3 रुपए रोज की पैदावार है, दुकान लकालक रहती है, बिजली लगे है, बड़े बड़े शीशे लगे हैं, पूरे ठाठ हैं, छैला बना बैठा रहता है। हम जब कभी शहर जाते हैं तो ऐसे बढ़िया पान खिलाता है कि तबीयत तर हो जाती है। और जब यहां रहता था तो अंगुल भर धूल देह पर जमी रहती थी। देहात में धूल तो हाई है। इसी प्रकार ये मनचले देहाती युवक वार्तालाप करते रहे। दूसरे दिन सुंदर सिंह शिवनाथ सिंह के पास पहुंचा। काका चरण छुई कहकर सुंदर सिंह खड़ा हो गया। शिवनाथ सिंह स्नेहपूर्वक बोला, आनंद रहो बबुआ, कहो कैसे? काका, आपसे कुछ काम था। कहो बबुआ। काका, देहात में हमारा मन नहीं लगता, हम शहर जाना चाहते हैं। शहर? शिवनाथ सिंह ने साश्चर्य पूछा। हाँ, शहर में कोई रोजगार करेंगे। काहे बबुआ, ये क्यों? घर आया नाग न पूजे, बांबी पूजन जाए। घर का रोजगार छोड़ के शहर में रोजगार क्यों करोगे? यहां कौन रोजगार है काका, खाली खेती है, सो उसमें हमारा मन नहीं लगता। काहे मन नहीं लगता? उत्तम खेती मध्यम बान, उत्तम काम छोड़ के मध्यम काम करोगे? खेती चाहे उत्तम हो चाहे मध्यम, हमारे चित्त पर नहीं चढ़ती। खेती में मेहनत पड़ती है, इसी से। रोजगार में भी तो मेहनत पड़ती है, रोजगार कुछ बेमेहनत थोड़ा ही हो जाता है। रोजगार में गद्दी तकिया की बैठकी मिलती है, खेती में धूल में बैठना पड़ता है। सो बात नहीं है काका, न हम मेहनत से डरते हैं न धूल में लौटने से, खाली ये बात है कि चित्त नहीं लगता। खैर बबुआ, जो तुम्हारे मन में आवे सो करो, और तुमने सदा ही किया है। हमारी बात तुमने मानी कब है? घर बैठे का रोजगार छोड़ के परदेश में जाके पड़ोगे, तुम्हारी इच्छा। हाँ काका, अब तो ऐसी ही इच्छा है। मोहन भी तो शहर चला गया था, आज उसकी क्या दशा है। पान की दुकान में 2-3 रुपए की पैदा है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है। काका हंस पड़े, बोले, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है? हाँ हाँ, घी के नाम पर सड़ा घास का घी, दूध के नाम पर पानी, मक्खन मट्ठा के दर्शन नहीं होते, यही अच्छा खाना है। रही पहनने की बात,
सो पहन तो तुम यहां भी सकते हो। कपड़ा ले आओ, सिला लो। कुछ भी हो, पर यहां से सुखी ही है। और यहां अच्छा पहन के करें क्या? धूल खिलावें? हाँ, ये बात बबुआ ठीक कहते हो। अच्छा पहन के पतुड़ियों को दिखाने का ढौल तो यहां नहीं है। मोहन को जब यहां रोजगार नहीं मिला तभी तो बेचारा गया। शिवनाथ सिंह झुंझलाकर बोले, मोहन की तुम्हारी बराबरी? मोहन के पास जमीन थी कहाँ? इसलिए उसका जाना ठीक ही था। तुम्हारे तो राम जी की दया से इतनी जमीन है कि चार को खिला के खा सकते हो। पर मेहनत करने की जरूरत है। जो चाहो कि घर बैठे जमीन उगल दे, सो नहीं हो सकता। खैर काका, जो भी हो, अब तो एक दफा शहर जाकर भाग्य आजमावेंगे, फिर देखा जाएगा। जाओ बबुआ, ये खेल भी खेल डालो। काका, कुछ रुपए की जरूरत थी। तो मैं क्या करूं बबुआ? मैं रुपया कहां से लाऊं? रुपया पैसा सब लड़कों के हाथ में है। मैं तो यहां जंगल में पड़ा रहता हूं। मुझे तो सुबह शाम रोटी खाना है और खेतों में काम करना। मेरे पास न रुपया है न पैसा। चाहे जहां पड़े रहो, मालिक तो तुम ही हो। हुक्म तो तुम्हारा ही चलता है। हमारे खेत ले लो और 500 रुपये दे दो। जब हम रुपया अदा कर देंगे तो अपने खेत ले लेंगे। खेतों का नाम सुनकर शिवनाथ सिंह चौंक पड़ा। तो क्या अब जमीन भी गिरवी रखोगे? रखनी ही पड़ेगी। ऐसे रुपया कौन दे देगा? देखो बबुआ, ये लड़कपन छोड़ दो। जो काम तुम कर सकते हो, जिस काम को तुम जानते हो, वो काम छोड़ के शहर के रोजगार करोगे तो धोखा खाओगे। सो बात नहीं है काका, हम ऐसे धोखा खाने वाले नहीं हैं। काका मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, इस लड़के पर दुर्बुद्धि सवार है, ये मानेगा नहीं। कुछ क्षण चुप रहकर वो बोले, अच्छा बबुआ, जो तुम्हारी समझ में आए सो करो। तो रुपए की बाबत क्या कहते हो? रुपया मेरे पास नहीं है बबुआ। अच्छी बात है, तो हम कहीं दूसरी जगह देखेंगे। सुंदर सिंह काका से विदा होकर गांव के जमींदार पाठक जी के पास पहुंचा। पाठक जी ने पूछा, कैसे आए सुंदर? मालिक, एक 500 रुपये की जरूरत थी, इसलिए आपके पास आए थे। 500 रुपये? हाँ सरकार, हम अपनी जमीन गिरवी रख देंगे। अच्छा, ये बात है। ठीक, रुपए करोगे क्या? सरकार, यहां खेती में हमारा मन नहीं लगता। शहर में जाकर कुछ रोजगार करेंगे। ये कहो, अच्छा ब्याज क्या दोगे? जो सरकार की मर्जी हो। हम गरीब आदमी हैं, ये समझ के जो आपका हुक्म होगा देंगे। ब्याज 2 रुपए सैकड़ा पड़ेगा। 2 रुपए? अरे नहीं मालिक, हमसे 1 रुपया ले लो। 1 रुपये में कहीं मिले तो वहां से ले लो। हमारे मालिक माँ बाप तो आप ही हैं, हम और कहाँ जाएं? हमने तो कह दिया, 2 रुपए ब्याज पड़ेगा। अच्छा मालिक, 20 आना ले लो। हम आपकी रियाया है सरकार, हम पर तो दया होनी ही चाहिए। अच्छा, 2.25 दे देना बस। अरे नहीं राजा, इतना नहीं दे पाऊंगा, 1.5 रुपया ले लो। अच्छा, तो कल आना, हम विचार कर लें। बहुत अच्छा, कल इसी समय आऊंगा। सुंदर सिंह के जाने के पश्चात पाठक जी ने एक आदमी भेजकर शिवनाथ सिंह को बुलवाया। शिवनाथ सिंह के आने पर उससे पाठक जी बोले, सुंदर सिंह अपने खेत रेहन रखकर 500 रुपये मांगता है। हमने सोचा कि तुमसे भी पूछ ले। कल को कहो कि पाठक जी ने चुपके चुपके खेत ले लिए। अरे नहीं मालिक, आपको क्या कमी है जो चुपके चुपके ले ले? वो मेरे पास भी गया था, पर मैंने रुपया देने से इनकार कर दिया। क्यों? रुपया बर्बाद कर देगा, खेत भी चले जाएंगे। चले क्यों जाएंगे? तुम्हारे पास तो रहेंगे। वैसे यदि हमको मिल गए या कोई दूसरा ले गया तब तो चले ही जाएंगे। आप रुपया मत दें। परंतु ठाकुर, इससे होगा क्या? कोई दूसरा दे देगा। उसकी जमीन पर कोई भी 500 दे सकता है। अच्छी जमीन है, उस पर 500 मिल जाना कोई कठिन बात नहीं है। शिवनाथ सिंह विचार में पड़ गया। पाठक जी की बात उसे जच गई। विचार करके बोला, आपकी बात ठीक है, रुपए उसे मिल जाएंगे। सोच लो, हमें खेतों की जरूरत नहीं है, लेकिन इस विचार से कि कोई दूसरा खेत न लेने पावे, हमें रुपया देना पड़ेगा। तो सरकार, हम ही रुपया दे देंगे, लेकिन एक बात है, हम अपने नाम से नहीं देंगे। क्यों?
हम अपने नाम से दे देंगे तो उसे फिर कोई खटका न रहेगा। वो समझेगा कि काका का रुपया है, काका हम पर नालिश करने थोड़ा ही जाएंगे। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, पाठक जी हंसकर बोले। इसलिए हमारा इरादा है कि रुपया हम आपको दे दें, आप अपने नाम से दे दीजिए और अपने ही नाम से लिखा पढ़ी करा लीजिए। लेकिन हम पर तुम्हें एतबार है? अरे सरकार, आप भी क्या बातें करते हैं। आप राजा आदमी हैं, हमारे गरीब के 500 रुपये के लिए आप बेईमानी नहीं करेंगे। परंतु आजकल तो किसान जमींदारों का रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते। जो ना करें सो ना करें, और सभी जमींदार एक से थोड़ा ही होते हैं। आप पर हमें पूरा भरोसा है। अच्छी बात है, तुम बड़े समझदार आदमी हो ठाकुर। सब सरकार के चरणों की दया है। हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोगों के पास बैठ बैठ कर अपना काम चला लेते हैं। अच्छा, तो हम आज रुपया भिजवा देंगे। ब्याज तो लिया ही जाएगा। लिखा तो लेना ही, लेना ना लेना आपकी इच्छा पर है। शाम को अर्जुन सिंह पाठक जी को 500 रुपया दे गया। दूसरे दिन पाठक जी ने सुंदर सिंह को रुपए देकर लिखा पढ़ी करा ली। रुपए पाने के 4 दिन बाद सुंदर सिंह गांव के 2 युवकों को साथ लेकर शहर चला गया। अपना परिवार गांव पर ही छोड़ गया कि शहर में काम ठीक हो जाने पर बुला लिया जाएगा। सुंदर सिंह को गांव से गए 3 मास हो गए। गांव में शिवनाथ सिंह इत्यादि को ये समाचार मिला कि सुंदर सिंह ने शहर में परचूनी की दुकान खोली है। जो युवक उसके साथ गए थे उनमें से एक 15 दिन के पश्चात गांव लौट आया था, एक उसके साथ रह गया था। समय समय पर गांव में सुंदर की बाबत भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार आते रहते थे। कभी कोई आकर कहता, दुकान अच्छी चल रही है, 2 रुपए रोज की पैदा है। कभी कोई कहता, अरे वो 2-4 महीने में सब फूंक ताप कर आता है, सुना है, देखा तो नहीं, वो शाम को रंडियों के मोहल्ले में घूमने जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन सिनेमा देखते हैं, वहां 2-4 गुंडों का साथ हो गया है, मौजें उड़ती हैं। सुंदर को शहर गए 6 महीने हो गए थे, परंतु अभी तक उसका परिवार गांव में ही था। इसी बीच दैवयोग से पाठक जी बीमार पड़े और 1 सप्ताह की बीमारी में ही उनका शरीरांत हो गया। उनका पुत्र शिवाधार पाठक उनका उत्तराधिकारी हुआ। इसकी वयस 21-22 वर्ष की लगभग थी। पाठक जी की मृत्यु के पश्चात अर्जुन सिंह शिवनाथ सिंह से बोला, अब हमारे रुपयों का क्या होगा? छोटे सरकार रुपए मानेंगे? अब ये तो उनका दीन ईमान जाने। बड़े पंडित रहते तब तो कोई खटका नहीं था, पर अब कुछ नहीं कह सकता। उस समय हमने मना किया था कि इस झंझट में ना पड़ो, जमीन जाए चूल्हे भाड़ में। कैसे चूल्हे भाड़ में जाए? वाह, बड़े भैया मरते समय कह गए थे कि शिवनाथ, हमारे बाल बच्चे तुम्हारे सुपुर्द हैं, उनकी रक्षा करना, तुम इनका ख्याल न करना, मेरा ख्याल करना, ये सोचना कि तुम्हारे बड़े भाई के बाल बच्चे हैं। ये कहते कहते शिवनाथ सिंह का गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए। आंसू पहुंचते हुए वो बोला, सो हमें उनकी बात का ख्याल है। सुंदर नालायक निकल गया तो निकल जाए, उसके बाल बच्चे हैं, हमारी भौजाई है, हमें उनका ख्याल है। जमीन चली जाएगी तो वे क्या भूखों मरेंगे? तो तुम कहां तक जमीन बचाओगे? जहां तक बचाते बनेगी। अच्छी बात है, अभी पहले तो यही देखना है कि छोटे सरकार क्या कहते हैं। तेरा ही हो जाए तो मैं छोटे पंडित के पास जाऊंगा, देखूं क्या कहते हैं। 1000 हाथ तो वो कबूलेंगे नहीं। ना कबूले, अपने रुपए ही तो लेंगे। हाँ, तो तुम यहां जंगल में पड़े रात दिन खून पानी करके कमाओ और सुंदर सिंह उड़ावे, मौज करे। 1000 की ठोकर लगेगी, 500 बह गए और 500 और ब्याज और देना पड़ेगा। देखा जाएगा, भगवान की जो मर्जी होगी सो होगा। तुम चिंता न करो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 13 के बाद शिवनाथ सिंह शिवाधार पाठक के पास पहुंचा। बड़े पंडित जी के संबंध में कुछ देर वार्तालाप करके शिवनाथ सिंह ने पूछा, मालिक, सुंदर सिंह की जमीन का कागज जो आपके पास है, उसका हाल तो आपको मालूम ही होगा। कैसा हाल? शिवाधार ने भ्रिकुटी सकोड़कर कहा। बड़े पंडित जी आपसे कुछ कह नहीं गए? हमसे तो कुछ नहीं कहा। जब सुंदर सिंह ने रुपया लिया था तब तो आपको पता मिला ही होगा। हाँ, इतना मालूम हुआ था कि सुंदर सिंह ने 500 रुपये पर हमारे यहां जमीन गिरवी धरी है। शिवनाथ सिंह ने सोचा,
बड़े पंडित ने उस समय किसी को न बताया होगा कि रुपए हमने दिए हैं, और उन्होंने ठीक किया। बता देते तो सुंदर को पता लग जाता। लेकिन क्या मरते समय भी उन्होंने छोटे पंडित से आपने घर में मालकिन से नहीं कहा? ये सोचकर वो बोला, बड़े मालिक तो क्या बतावें, सपना सा हो गया। कौन जानता था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। उन्हें भी ये विश्वास न रहा होगा कि अब नहीं रहेंगे। नहीं, सो तो वो जान गए थे ठाकुर। एक रोज पहले जब मैं दवा देने लगा तो बोले, अब दवा का काम नहीं है, अब हम बचेंगे नहीं। शिवनाथ सिंह ने सोचा, तब तो उन्होंने जरूर कहा होगा। जब उन्हें अपने बचने का विश्वास नहीं रहा था, तब उन्होंने अपना सब लेना देना बताया होगा। उसके साथ हमारा भी बताया होगा। बड़े पंडित ऐसे नहीं थे जो मरते समय ऐसी बेईमानी करते। जान पड़ता है छोटे पंडित की नीयत बिगड़ गई। फिर शिवनाथ सिंह ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बैठकर चल दिया। बाहर आने पर मैकू गुड़ैत से भेंट हुई। शिवनाथ सिंह बोला, क्या बतावे महकू, हम मरते समय बड़े पंडित जी के दर्शन नहीं कर सके, इसका बड़ा रंज है। मैकू बोला, बड़े पंडित ने तो मरने के एक दिन पहले तुम्हें याद किया था। छोटे सरकार से कहा था कि शिवनाथ सिंह को बुलाओ, पर छोटे सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। एक दफा फिर उन्होंने कहा, शिवनाथ सिंह को बुलवाया। छोटे सरकार बोले, बुलवा लेंगे, ये हमारे सामने की बात है। शिवनाथ सिंह को विश्वास हो गया कि बड़े पंडित ने इसीलिए बुलवाया था कि हमारे सामने छोटे पंडित से रुपयों की बावत कह दें। पर छोटे पंडित टाल गए। उनकी नीयत उसी समय से खराब हो गई थी। शिवनाथ सिंह बोला, हमारा भाग दर्शन नहीं बदे थे, उन्होंने याद किया था। भगवान उन्हें स्वर्ग दें, बड़े अच्छे आदमी थे। मैकू बोला, सो तो 1000 दफा कहो, ऐसा आदमी होना मुश्किल है काका। अब देखो इनसे कैसी पड़ती है। उनके राज में तो हमने बड़ा सुख उठाया। वो बात कहाँ मैकू भैया। ठीक कहते हो काका, ये बात उन्हीं के साथ चली गई। शिवनाथ सिंह चला गया। उधर शिवनाथ सिंह के जाने के बाद शिवाधार अपने ही आप मुस्कुराकर बोले, कब बुलवाने आया था। अब इन गवारों जितनी बुद्धि भी हम में नहीं है। चला गया चुपचाप, हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ बोलता तो वो डांट बताता कि याद करता। शिवनाथ सिंह लौटकर अपनी झोपड़ी में आया। एक चिलम भरी हुक्का निकाला। हुक्का पीते हुए वो विचार करने लगा। विचार करते करते आप ही आप बोल उठा, नहीं, इसका जिक्र किसी से भी करना ठीक नहीं। शिवाधार पंडित की बदनामी हुई तो बड़े पंडित की बड़ी बदनामी होगी। लड़के तो उन्हीं के हैं। लोग यही तो कहेंगे कि फलाने का लड़का बेईमान निकला। बड़े पंडित की बदनामी कभी न होने दूंगा, उनकी आत्मा दुखेगी। वो इस विचार में था ही कि गांव के मुखिया गजाधर त्रिवेदी उसकी ओर आते दिखाई पड़े। शिवनाथ ने झटपट हुक्का रख दिया और उठकर खड़ा हो गया। उनके निकट आने पर उसने पालांगन किया। आशीर्वाद देकर त्रिवेदी जी बोले, कहो ठाकुर, मजे में? सब आपके चरणों की दया है। आज बड़ी दया की। हाँ, इधर ही चले आए, तुमसे एक काम भी था। हुक्म? हुक्म कुछ नहीं। बड़े पंडित ने मरने के दिन हमसे एक बात कही थी, वही तुम्हें बताने आए हैं। जिस दिन वो मरे हैं उस दिन सवेरे हम उन्हें देखने गए थे। हमारे साथ देवीचरण पांडे भी थे। कुछ देर को हम और पांडे जी उनके पास अकेले ही रह गए थे और कोई नहीं था। छोटे पंडित भी नहीं थे। शायद 5 मिनट का समय मिला था। उसी समय बड़े पंडित हमसे बोले, सुंदर को हमने जो रुपया दिया है वो हमने नहीं दिया, शिवनाथ ने दिया है। लिखा पढ़ी हमारे नाम से है, रुपया उसी ने दिया है। हमने ये बात शिवाधार से भी कह दी है और आप लोगों से भी कहे देते हैं, जिसमें उस गरीब का रुपया न मारा जाए। ये सुनकर शिवनाथ पहले तो हक्का बक्का सा हो गया, परंतु फिर उसके मुख पर करुणा का भाव उदय हुआ। उसके नेत्रों से आंसू फूट निकले। उसके मुंह से निकला, वाह रे पंडित, भगवान तुम्हारी आत्मा को स्वर्गवासी करे। मैंने अपना रुपया भर पाया। पंडित, तुम स्वर्ग में बेखटके चैन करो। मुझे रुपया मिल गया, तुम उऋण हो गए। इस प्रकार शिवनाथ को आकाश की ओर मुंह उठाए बकते देखकर त्रिवेदी जी अवाक हो गए। जब शिवनाथ चुप होकर आंसू पहुंचने लगा तब त्रिवेदी जी ने पूछा, ये क्या कह रहे थे ठाकुर, रुपया तुम्हें मिल गया? हाँ त्रिवेदी जी, बड़े पंडित जब दे गए तब भी न मिलेगा। कब दे गए? दे जाते तो हमसे क्यों ऐसा कह जाते? उन्होंने तो अपनी तरफ से दे दिया, बस इतना ही काफी है। छोटे सरकार दे या न दे,
मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। देंगे कैसे नहीं? ना दे तो तुम पंचायत करो, नालिश करो। हम और पांडे जी तुम्हारी तरफ से गवाही देंगे। रुपया तुम्हें जरूर मिलेगा। अरे त्रिवेदी जू, नालिश किस पर करूं? छोटे पंडित पर? बड़े पंडित के लड़के पर? यह तो मुझसे नहीं होगा। मुझे तो रुपया मिल गया, मैं नालिश क्यों करूं? बड़े पागल आदमी हो। छोटे पंडित से कहो तो हम लोग भी कहेंगे। त्रिवेदी जी, आपके चरण छूता हूं, आप कुछ न कहिएगा। आपको भगवान की कसम है, जब मैं कहूं तब कहिएगा। अपनी तरफ से कुछ मत कहिएगा, नहीं तो मुझे बड़ा रंज होगा। अच्छा भाई, ना कहेंगे, लेकिन तुम कहना जरूर। ना माने तो हमें बुलवा लेना। अच्छा, चलते हैं। पंडित जी, इसका जिक्र और किसी से भी ना करना। तुम्हें भगवान की कसम है। हमें क्या मतलब? कहकर त्रिवेदी जी चल दिए। रात में एक आम के वृक्ष के नीचे शिवनाथ सिंह गड्ढा खोद रहा था। खोदकर उसने एक हाड़ी निकाली। हाड़ी में रुपए थे। रुपए गिने 700 निकले। शिवनाथ सिंह ने 600 रुपये उसमें से निकालकर शेष 100 रुपये उसी हाड़ी में रखकर पुनः गाड़ दिए। ये रुपए उसने लड़कों से छिपाकर अटके भिटके समय के लिए रख छोड़े थे। दूसरे दिन शिवनाथ सिंह शिवाधार के पास पहुंचा। एकांत होने पर उसने कहा, पंडित जी, सुंदर के रुपए ले लीजिए और वो कागज दे दीजिए। कुछ क्षण के लिए शिवाधार का चेहरा सफेद पड़ गया, परंतु शीघ्र ही हुलिया सुधार कर वो बोले, अच्छी बात है, कागज हम लाते हैं। शिवाधार कागज ले आए। शिवनाथ सिंह ने पूछा, कितना रुपया हुआ? शिवाधार ने हिसाब जोड़कर बताया, 500 असल के और 7 महीने का ब्याज। 1.5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से है। वैसे तो 7 महीने 4 दिन हुए हैं, पर 4 दिन का ब्याज हम छोड़ देंगे। काहे को छोड़ दोगे सरकार? वो भी जोड़ लो। नहीं, अब 4 दिन का ब्याज तुमसे क्या लें? शिवाधार ने आंखें नीची करके कहा, नहीं सरकार, आपके चरणों की दया से मैं 4 दिन का ब्याज दे सकता हूं। हिसाब में क्या मुरव्वत। हिसाब पैसे पैसे का होना चाहिए। वैसे हम भूखे हों तो आपसे चाहे जो मांग ले जाए, पर हिसाब तो देना ही चाहिए। पंडित शिवाधार, जिन्होंने बीए तक शिक्षा पाई थी, यद्यपि पास नहीं कर सके थे, इस समय अशिक्षित जंगली गंवार, रात दिन बैल की तरह खेतों में काम करने वाले फटे पुराने कपड़े पहने किसान के सामने अपने अस्तित्व को ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे किसी महात्मा के सामने कोई अज्ञानी पापी अपने को अनुभव करता है। वो क्षीण स्वर से बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। शिवनाथ ने कुल रुपया चुकाकर कागज वापस ले लिया। शिवनाथ सिंह के चले जाने पर शिवाधार ने माथे के पसीने के साथ ही अपनी आत्मग्लानि को भी पोंछ डाला और मुस्कुराकर अपने ही आप कहा, जंगली बेवकूफ कहीं का। उधर शिवनाथ सिंह एक अनुपम शांति का अनुभव करता हुआ मुस्कुराता चला जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी गंवार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।